जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। रेडी हो जाइए। आज हम बता रहे हैं बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट सेट देखने वाला है, जो कि आपका घटना सर के द्वारा न्यू बुक आपका लॉन्च किया गया, जिसका नाम है सयास प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। जिसमें कि पूरा आपका टोटल 10 प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें कि आपका 5 प्रैक्टिस सेट आपका हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। ध्यान रखिएगा, वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए बिना कोई देर के वो चलते हैं सीधा प्रश्न नंबर 1 की ओर। क्योंकि टोटल 10 प्रैक्टिस सेट होने वाला, 5 आपका हो गया। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। ध्यान रखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे, याद रखिएगा। चलिए चलिए बीपीएससी का आपका टेस्ट नंबर आपका 6 होगा। चलिए पहले नंबर प्रश्न पे ध्यान देते हैं हम लोग। बताइए सूची 1 और सूची 2 से क्या करना है, सम्मिलित करना है और सही उत्तर को बताना है। बताइए, एक में आपका तारिक ए हिंद ये आपका हो जाएगा अलबिरूनी में। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा लिखा गया है, शायद यही है। तारिक ए दिल्ली ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खुसरो। ध्यान रखिएगा। देखिए रहला रहला आपका हो जाएगा इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। देखिए अब तबकात ए नासरी ये आपका मिनहाज के द्वारा लिखा गया था। ध्यान रखिएगा। अगर ये अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए किसके लेखक कौन थे ये आप लोग को बताना था। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए किताब हिंद की आपका लेखक कौन है, किसके द्वारा लिखा गया, तो आपका अबल बिरोनी द्वारा लिखा गया था। यही सब चीज़ आपका पूछा गया है। चलिए 2 नंबर प्रश्न बताइएगा, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोल रहा था क्वेश्चन, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए इसमें एक हो जाएगा, देखिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क बीजापुर सल्तनत से गोवा छीन लिया था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। देखिए अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधित्व पट्टे पर ली गई जमीन एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी, जो कि बिल्कुल आपका सही है। एक आपका बिल्कुल सही नहीं है। ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 और 3 आपका सही है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में। देखिए जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता है, तो ये आपका उपाध्याय कहलाता है। कौन कहलाता है, तो आपका उपाध्याय कहलाते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। बताइए मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक चंपाट ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटों से आवंटित नहीं की थी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक चंपाट ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की। तो आवंटित नहीं की थी, तो ये आपको किए थे ध्यान रखिए बौद्धों को, याद रखिएगा। इसको नहीं किए थे तो ये बौद्धों को आपको जो है सो आवंटित सीटें नहीं किए थे, याद रखिएगा। देखिए इसका सोल्यूशन आया नहीं है, इसका बुक में जो सोल्यूशन है नहीं, सिर्फ आपका आंसर दिया हुआ उसके थ्रू से ही आप लोग को करवा रहे हैं। थोड़ा सा समझिएगा भैया ध्यान को। मतलब ये महायान बौद्ध धर्म में बोधिस्व अवलोकितेश्वर को अब किस अन्य नाम से जानते हैं। तो आपका देखिए पद्म पानी के नाम से अब जानते हैं। ध्यान रखिए किसको, अवलोकितेश्वर को अब पद्म पानी के नाम से याद रखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 7 के। निम्नलिखित में से कौन सा 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है। तो निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य हैं। तो वो कौन सा असत्य है, तो देखिए अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, ये जो है आपका बिल्कुल असत्य है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल असत्य है। बाकी देखिए इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था, जो कि ये बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए थे, बिल्कुल आपका सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसमें कौन सा कथन आपका सत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है, याद रखिएगा। 8वां प्रश्न देखिए, चोल काल में निर्मित नटराज कांस्य प्रतिमा में देवाकृति प्राय आपका चतुर्थ है, याद रखिएगा। तो आपका चतुर्थ है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। देखिए सूची 1 में आपका अधिकारी दिया हुआ, सूची 2 में आपका वहित कर्तव्य दिया हुआ है। क्या करना है, इसको मिलान करना है। क्या करना है, तो मिलान करना है। चलिए करते हैं मिलान। देखिए दीवान ए तन
दीवान एक तन अधिकारी का विहित कर्तव्य क्या है? इनका विहित कर्तव्य आपका जो हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, सॉरी एक सेकंड रुकिए, इसका इनका वो हो जाएगा 3 में हो जाएगा, जागीर व वेतन को देखना इनका काम था, इनका कर्तव्य यही था। देखिए मुस्तौफी अधिकारी का आपका विहित कर्तव्य क्या था? तो इनका कर्तव्य आपका था राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना, ध्यान रखिएगा। देखिए मुशरिफ का कर्तव्य आपका था यार में कार्यकाल को संभालने के लिए, ध्यान रखिएगा। देखिए विकाया निविश इनका कार्य था आपका प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर जो याद रखना बेहद जरूरी है, ये सब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए 10 नंबर प्रश्न जाने से पहले अभी आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, यहाँ तक आए हैं भैया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मतलब मुगलों एवं मेवाड़ के राणा मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? किसके शासन में हस्ताक्षरित हुई? तो जहांगीर के शासनकाल में आपका जो है सो कि चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन का, देखिए चित्तौड़ की संधि आपको जहांगीर के शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी, याद रखिएगा। अगला 11 नंबर प्रश्न बताइएगा, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली, वह राजा से? बताइएगा, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली, अब उन्हें राजा से राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक से कहे थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो ये भारत में दार्शनिक विचार के ऐतिहासिक के संबंध में संख्या संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और थोड़ा सा एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा भैया, क्वेश्चन पे विशेष ध्यान रखिएगा, तब क्योंकि हर क्वेश्चन को दूरी पढ़ाना बहुत कठिन हो जाता है। हम लोग को अभी 150 क्वेश्चन अभी इसमें कराना है, याद रखिएगा। तो ये भारत में दार्शनिक विचार एवं इतिहास के संबंध में संख्या संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। कौन सा कथन सही है? देखिए एक में संख्या पुनर्जन्मन या आत्मा बगागमन का सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। देखिए संख्या की मान्यता कि आत्मा ज्ञान ही मोक्ष और ले जाता है, न कोई भ्रम प्रभाव अथवा कारक, याद रखिए ये आपका बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका सही है? किसके बारे में? पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिएगा, देखिए आपका कौन कौन सा सही। देखिए विष्णु पुराणों से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ये तो आपका बिल्कुल सही है। देखिए वायु पुराण गुप्त वंश के शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, ये भी आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों आपका बिल्कुल सही है। 14 नंबर प्रश्न पर देखिए, पुर्तगाली लेखक यूनिज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में किन क्षेत्रों पर निपुण थी? मतलब पुर्तगाली लेखक नूनिज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? किन क्षेत्रों में निपुण थी? इसका सही उत्तर आप लोग को बताना है। तो याद रखिए, कुश्ती में आपका निपुण थी, ज्योतिष शास्त्र में आपका निपुण थी, लेखाकरण में आपका क्या थी? निपुण थी, और भविष्यवाणी में भी जो आपका सो निपुण थी। इस चारों में जो है सो आपका क्या था? महिलाएं हैं। अब ये महिलाएं इन चारों क्षेत्रों में आपका निपुण थी, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर प्रश्न बताइएगा, भारत में चांदी की उपलब्धता से प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं, तो ये आपका हड़प्पा संस्कृति इनका प्राकृतिक साक्ष्य मिलते हैं, या तो कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा से मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। मतलब भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? तो ये आपका अस्ट्रेची आयोग के द्वारा किया गया था। जम्मू एवं कश्मीर भारत का भिन्न अंग कब बना था? तो ये आपका कब बने थे, याद रखिएगा। तो ये आपका देखिए 26 अक्टूबर 1947 को बने थे, ध्यान रखिए। क्या बोल रहा था? जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना था? 26 अक्टूबर 1947 को बना था। देखिए, अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग, देखिए यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई थी, जो कि बिल्कुल आपका क्या बताइए, तो बिल्कुल आपका सत्य है। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापारिक अधिकारियों को समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन आपका सही हो जाएगा। किसके बारे में? आधुनिकीकरण के संदर्भ में दोनों कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। देखिए मध्यकालीन भारत में शब्द फनम किसे निर्दिष्ट करता है? तो आपका सिक्के को निर्दिष्ट करते हैं, याद रखिए किसको कहते हैं, तो आपका सिक्के को फनम निर्दिष्ट करता है, याद रखिए। 20वां प्रश्न देखिए आपका, आजीवक संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। किसके बारे में? आजीवक संप्रदाय के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए ए में मखाली गोशाला इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ये दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था जो भाग्य है, जो कि बिल्कुल सही है। देखिए जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। आजीविकों की बैठकों के लिए नियमित संभावनाएं होती है, सभाएं होती है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ए, बी और डी आपका सही है। किसके बारे में? आजीवक संप्रदाय के बारे में। चलिए, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो आपका M.N. रॉय थे, ध्यान रखिएगा कौन थे, तो M.N. रॉय आपका जो है सो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल सदस्य का बनने वाला पहला भारतीय थे। बताइए मैडम भिखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैडम भिखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है कौन सा कथन सही है। तो देखिए एक में आपका मैडम कामा वर्ष 1907 में पेरिस क्या आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। क्या है? बिल्कुल आपका गलत। देखिए मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही, जो कि बिल्कुल आपका सही है। मैडम कामा माता पिता पारसी थे, बिल्कुल आपका सही है। याद रखिएगा। तो 2 और 3 आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 23 के। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? बताइए, सब क्वेश्चन कुछ है भैया। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका अलेक्जेंडर कनिंदम को कहा जाता है। बताइए हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है? तो हड़प्पा सभ्यता में खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? तो देखिए क्या सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता था? क्या आपका ये कथन सही है? तो ध्यान रखिए कथन एक तो आपका बिल्कुल ये आपका सही नहीं है। देखिए मुख्यतः सभी घर के मंजिला ही बनाए जाते थे, ये भी बिल्कुल आपका सही नहीं है, ध्यान रखिएगा ये भी सही नहीं है। देखिए मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी, ये आपको बिल्कुल सही है। बाकी ए सही नहीं है, 2 आपका सही नहीं है। इसमें बोल भी रहा था कौन सा सही नहीं है, हड़प्पा सभ्यता के खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर कौन सा सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2 आपका सही नहीं है, बाकी 3 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 25 को। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी घटनाओं पर विचार कीजिए। क्या हो रहा है? भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर क्या करना है? विचार करना है। इसमें बोल रहा उपयुक्त घटनाओं में से कौन सा सही कालानुक्रम है? सही कालानुक्रम में ध्यान रखिए। तो चलिए इससे आते हैं। देखिए पहला आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? देखिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहले 2 4 1 हो जाएगा, 2 4 1। पहले 2 4 1। देखिए पहला तो आपका हो जाएगा मार्लेमिंटो सुधार, उसके बाद हो जाएगा मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसके बाद हो जाएगा चौरी चौरा हिंसा, उसके बाद हो जाएगा डांडी यात्रा, ये आपका चौथा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माफ कीजिएगा, इसका सोल्यूशन देखना पड़ेगा, इसका क्वेश्चन हमको याद नहीं था। सुरक्षा के लिए मराठों का राजस्व दावों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो आपको चौथ के नाम से जाना जाता है। दिल्ली का वो सुल्तान जो भारत के नहरों का सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, वह था तो वह आपका फिरोज शाह तुगलक थे, ध्यान रखिए। दिल्ली का वो सुल्तान जो भारत में नहरों का सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध थे, वह था फिरोज शाह तुगलक था, याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है प्रश्न नंबर 28 की ओर। स्वामी सदानंद सरस्वती ने एक पत्रिका प्रकाशन किया जिनका नाम क्या था? जिनका नाम आपका हुंकार था। याद रखिए, कितना इजी क्वेश्चन है भैया। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनना है। सही कथन को क्या करना है? चुनना है। अब देखिए, वर्धमान महावीर का माता लिच्छवी में प्रमुख चेचक की पुत्री थी, चेटक की पुत्री थी, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। क्योंकि गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी, ये आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, बिल्कुल सही है। 10वें तीर्थंकर पारसनाथ बनारस से थे, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 और 3 आपका बिल्कुल सही। ये वाला क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के प्रमुख चेटक की पुत्री थी, ये आपका बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, एक ही आपका बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। थोड़ा सा हम इसमें स्टार लगा देते हैं क्योंकि आंसर में दिया हुआ कि 2 और 3 आपका सही है, लेकिन हमको लग रहा है कि आपका 1 भी सही है, क्योंकि आपका वर्धमान के माता जो थे वो लिच्छवी के प्रमुख चेटक की पुत्री थी, ये हम लोग को पता है। लेकिन आंसर के हिसाब से चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए 30 नंबर पर हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत को हमेशा प्रचलित रही है? तो निम्नलिखित में से किसने कहा था रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा प्रचलित रही है? प्रचलित कौन रही? तो थॉमस मुनरो आपका हमेशा प्रचलित रही है, ये आपका ऐसा बोले हैं। याद रखिएगा। 31 नंबर प्रश्न बताइए, नीचे के युग्मों में एक और प्राचीन मध्य युग के नेताओं के नाम हैं और दूसरी ओर एक उनकी विरचित ग्रंथ हैं। इनमें से कौन सा युग सही सुमिलित है? बताइए। क्या एक में मध्ययुगीन राजाओं का नाम है, इधर राजाओं का नाम दिया हुआ है, इधर आपका विरचित ग्रंथ दिया हुआ है। बताइए इसमें से कौन सा आपका सही सुमिलित है? याद रखिए, कृष्णदेव राय ये आपका बिल्कुल सही सुमिलित नहीं है। देखिए, महेंद्र वर्मन मत विलास पर हसन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, जिसमें बड़ा बी रहता कौन सा सुमिलित सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, जो केवल बी आपका सही सुमिलित है। अगला देखिए 32 नंबर प्रश्न, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो याद रखिएगा, देखिए आपका उन्हें 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी, ये आपका बिल्कुल गलत है। तो उन्होंने गुजराती पत्रिका रास्ता गुफ्तार का आरंभ किया था, ये आपका बिल्कुल सही है। बाकी ए और बी भी आपका सही है और आपका डी सिर्फ गलत है। जो बोल भी रहा था कि कौन सा कथन आपका गलत है। चलिए अगला 17 नंबर प्रश्न बताइए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। सही उत्तर को आपका चयन करना है। बताइए पहला कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा, देखिए पहला हो जाएगा आपका गदर पार्टी, याद रखिए आपका पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा बर्लिन में इंडियन डिवाइडेड कमेटी की स्थापना, ये आपका दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। उसके बाद आपका तीसरा हो जाएगा, ध्यान रखिए, केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था, उसके बाद ये आपका तीसरा हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा ये आपका चटगांव शस्त्रागार का छापा, ये आपका चौथा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा इसको, थोड़ा सा आप लोग इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बताइए क्या है? मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नीलगुप्त किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो याद रखिए कि कानपुर क्या है बोल्शेविक षड्यंत्र कांड में इन दोनों का आपको जो है सो कैद किए गए थे। याद रखिए। देखिए कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। याद रखिएगा। तो भारत में चिकित्सा सूफी मत को स्थापित कौन किए हैं? तो आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन ने किए हैं। याद रखिएगा। अगला 37वां प्रश्न बताइए, कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी थी? तो आपका देखिए अल्लाह सानी पेडोना को दिया गया था। ध्यान रखिएगा, अल्लाह सानी पेडोना को आपका जो है सो कौन सा आंध्र पितामह की उपाधि प्रदान किए थे। तो शुल्क HCl गैस शुल्क लिटमस पत्र का रंग क्यों बदलती है? तो इनका रंग वो क्यों बदलती है? तो इसका रंग बदलती है, कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए 39 नंबर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए हम बता देते हैं, बर्फ़ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। क्या कथन एक आपका सही है। तो कथन एक जो ऐसा को बिल्कुल सत्य है, कारण आर में बर्फ़ पिघलने के लिए पेय का गुप्त ऊष्मा ले लेता है, जिससे पेय ठंडा हो जाता है। ये भी बिल्कुल आपका क्या है, तो सही है। ध्यान रखिए, तो ए और आर आपका दोनों सत्य हैं और ए आर के सही व्याख्या करता है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही, दोनों आपका सही था। चलिए 40 नंबर प्रश्न बताइए, मेन विद्युत पर्दाय में फ्यूज का प्रयोग सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका एक सही है, बताइएगा। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक आपका सही है। तो इसका गणनांक निम्न होना आवश्यक है, ये आपका बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 41 की ओर। प्राकृतिक में निम्नलिखित में से किस जीव या किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। बताइए, प्राकृतिक में निम्नलिखित में से किस जीव या किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो इसका सही उत्तर हम लोग को बताना है। कौन सा आपका संभावना है, तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए लाइकेन हो जाएगा और आपका मॉस हो जाएगा। क्या होगा, लाइकेन और मॉस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये फरना पर नहीं होगा, छत्रक आपका मशरूम नहीं होगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है प्रश्न नंबर 42 को। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्न में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार हैं। तो याद रखिएगा, तो देखिए आपका परिक्षेपण भी आपका जिम्मेदार है और बर्तन भी आपका जिम्मेदार है और आपका आंतरिक परावर्तन भी आपका जो है सो जिम्मेदार है। आंतरिक परावर्तन भी आपका जो है जिम्मेदार है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 43 की ओर। पानी की टंकी में कवक को नष्ट करने का इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन है। बताइए, पानी की टंकी में कवक को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन है। तो रसायन आपका कॉपर सल्फेट है। कौन सा है, तो कॉपर सल्फेट है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न बताइए, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा आपका सही नहीं है। बताइए, टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो याद रखिए, देखिए यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है, ये आपको बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिए, यहाँ बोल भी रहता है कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही नहीं। कौन सा आपका सही नहीं, तो ऑप्शन यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रश्न 45 को। सड़क पर चलने की अपेक्षा ऊपर पर चलना कठिन है, क्योंकि। देखते हैं, देखिए ये तो आपका नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, क्योंकि बर्फ सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिए। चलिए 46 नंबर प्रश्न देखिए, वनस्पति तेल वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो प्रयुक्त होने वाली गैस आपका हाइड्रोजन है, याद रखिएगा। क्या है, तो आपका हाइड्रोजन है। चलिए इधर वन लाइनर भी है, इधर थोड़ा सा टाइम हम लोग कम लेंगे और जल्दी फास्ट में निकलेंगे। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाए जाएं तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है। क्या बोल रहा है, जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर बजाया जाए तो उसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर का कारण किया जाता है। अंतर का कारण आपका किया जाता है, तो आपका केवल क्या तो ध्वनि गुणता के कारण आपका होता है, ध्यान रखिएगा। बताइएगा, जब कोशिकाओं में अनुवंशिकी लक्षणों का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, कौन सा उत्तरदायी है। तो ये आपका उत्तरदायी हो जाएगा, आपका डीएनए हो जाएगा। ध्यान रखिए क्या हो जाएगा, तब डीएनए हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देखिए, चलिए मिलान करना है, तत्व है और संयोजकता है। बताइए, सिलिकॉन का आपका संयोजकता क्या हो जाएगा, सिलिकॉन का बताइएगा। तो आपका सिलिकॉन का हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, संयोजकता कितना 4 हो जाएगा। फ्लोरीन का आपका कितना हो जाएगा, याद रखिएगा, फ्लोरीन का आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, संयोजकता कितना 1 है। एल्युमिनियम का संयोजकता कितना है, तो ये आपका 3 है, याद रखिएगा। सल्फर का आपका संयोजकता कितना है, तो आपका 2 है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अब बताइए, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक किए हैं कि नहीं भी किए हैं, तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परतों रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है, क्यों। पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है, क्यों। क्योंकि एक भी सही नहीं है, याद रखिएगा।
चलिए 51 नंबर प्रश्न होता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो याद रखिए, देखिए फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में बिल्कुल सही है। एसिटिक अम्ल कच्चे आम में बिल्कुल सही नहीं, एसिटिक अम्ल आपका शायद नींबू में मिलता है। वे टटरी अम्ल अंगूर बिल्कुल सही है। सैट्रिक अम्ल नींबू के कुल फलों में बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो आपका ए बी और डी, आपका ए सी और डी आपका सही हो जाएगा। जब बोले तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही सुमेलित नहीं है, याद रखिए। 42वां प्रश्न बताइए विटामिन डी रासायनिक नाम क्या है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम आपका कैल्सीफेरॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण आपका जो सो दूध अस्कांदन है, ध्यान रखिए, सिर्फ आपका दूध अस्कांदन है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 54 की होती है डीजल इंजन में मुक्त ईंधन है। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है, प्रयुक्त ईंधन आपका डीजल के वाष्प और वायु है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 55वां प्रश्न देखिए, कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है। तो कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है, तो आपका देखिए तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना, ये जो है सो आपका नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा। तो सर्करिक विवाद किन दो देशों के बीच है। सर्करिक विवाद किन दो देशों के बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, तो ये आपका होती है, याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ये सब इतना इजी क्वेश्चन अभी यहाँ से तोड़ले निकल जाइए, एकदम छोटा मोटा क्वेश्चन पर देखना ही नहीं है। ये सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोतरी होती है, क्योंकि बताइए, सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोतरी होती है, क्योंकि 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 पृथ्वी की सतह सूर्यास्त को अवशोषित करके गर्म होती है, बिल्कुल सही है। देखिए उत्तरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 3 आपका सही है, 2 आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 59 के। देखो निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। घाटी परियोजना है, तो ये आपका हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना है, याद रखिए कौन सा है, तो वो दामोदर घाटी परियोजना है। चलिए घास का मैदान है और देश है, क्या करना है, मिलान करना। चलिए मिलान करते हैं, बहुत बढ़िया। देखिए पंपाज क्या है, पंपाज, पंपाज क्या आपका देश कौन सा, जो देखिए पंपाज आपका ये सारा आपका घास का मैदान हो गया, इतना ध्यान रखिएगा। देखिए पंपाज घास का मैदान आपका किस देश में है, बताइएगा किस देश में, तो ये आपका अर्जेंटीना में है। कौन सा देश में है, तो अर्जेंटीना में है। देखिए पुस्टैज, पुस्टैज आपका कौन सा देश में है, तो ये आपका हंगरी में है। बेट्स आपको कौन सा देश में है, तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका में है। डाउन्स आपका जो है सो ऑस्ट्रेलिया में है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, बहुत आराम से मिलान कर लिए हैं। तो 61वां प्रश्न होता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। क्या दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, क्या आपका कथन 1 सही है। कथन 1 आपका बिल्कुल राइट है। कथन 2 में उत्तरी भारत में मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, ये भी आपका बिल्कुल राइट है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोनों कथन आपका बिल्कुल सही है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 62 की ओर। तो सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना। सूची 1 में आपका जनजातीय दिया हुआ, क्षेत्र दिया, ये आपका सारा जनजातीय हो गया। ये आपका कहाँ पर रहते हैं, वो क्षेत्र आप लोग को बताना है। चलिए बताइएगा, बिरहोर, बिरहोर आपका किस क्षेत्र में रहता है, तो बिरहोर आपका जो है झारखंड में रहते हैं। भूटिया आपका किस राज्य में रहता है, तो आपका सिक्किम में रहते हैं। टोंडा आपका किस राज्य में रहता है, तो टोंडा आपका जो है तमिलनाडु में रहते हैं। सेंटिनेली ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप में रहते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। जब क्वेश्चन नहीं याद रखिएगा भैया तो सबसे दिक्कत हो जाएगा एकदम। चलिए 63 नंबर प्रश्न देखिए, आप लोग को आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए क्या हम ही बता दें, चलिए आप लोग खुद बताइएगा, 1-2 क्वेश्चन आप लोग नहीं बताइएगा तो कैसे मजा आएगा। चलिए 64 नंबर प्रश्न बताइए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। मतलब निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो ध्यान रखिए। देखिए कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में होता है, ये आपका सही नहीं है। बाकी महानदी का उद्भव हिसावा पहाड़ी से होता है, बिल्कुल सही है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है, बिल्कुल सही है। ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश से होता है, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तरह के तो इसमें बॉर्डर कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 65 नंबर प्रश्न बताइए, मकर रेखा नहीं गुजरती है, तो मकर रेखा
कौन सा देश से होकर नहीं गुजरती है? तो मकर रेखा जो सबका बोलीविया से होकर नहीं गुजरती, बाकी पराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राज़ील से होकर गुजरती है, याद रखिएगा मकर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 66 नंबर। पाल घाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित हैं? पाल घाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित हैं? तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच आपका स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रुद्ध देश है? तो ये आपका हंगरी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कौन थे? हंगरी थे। बताइए, आपको नहर दिया हुआ है और जोड़ती है, बताइए कील, कील आपको किसे जोड़ती है? ध्यान रखिएगा, कील जो है सो आपका किसे जोड़ती है? थोड़ा सा इसको जूम आउट करना है। कील जो आपका एल्बस ज्वारनाथमुख एस्चुरी व बाल्टिक सागर को जोड़ती है। सू आपको किसको जोड़ती है? बताइएगा, सू आपको किसको जोड़ती है? तो सू जो है सो आपका सुपीरियर झील और हिरोन झील को जोड़ती है। देखिए, पनामा नहर आपको किसको जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है सो आपका, ध्यान रखिएगा, आपको अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। और स्वेज नहर आपको भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थोड़ा सा इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 69 की ओर। तो निम्नलिखित में विश्व के किस खनिज उत्पादन में चीन शीर्ष स्थान पर नहीं है? मतलब विश्व में किस खनिज के उत्पादन में चीन जो है सो शीर्ष स्थान पर नहीं है, यानी कि पहला स्थान पर नहीं है। तो आपको देखिए, अबरक के उत्पादन में जो है चीन आपका पहला स्थान पर नहीं है, याद रखिएगा। तो देखिए, नदी है और अब जाकर मिलती है, मतलब मेकोंग नदी किस में जाकर मिलती हैं? तो कौन सा आपका सही सुमेलित है? क्या मेकोंग नदी अंडमान सागर में जाकर मिलती है? बताइए, क्या जाकर मिलती है? तो क्या बिल्कुल नहीं मिलती है। ध्यान रखिए, देखिए थैम्स आपका आयरिश सागर में आकर मिलती है, तो बिल्कुल नहीं मिलती। बेलगार नदी आपका कैस्पियन सागर में मिलती है, ये आपको बिल्कुल मिलती है। देखिए, जम्बेजी नदी जो है सबका हिंद महासागर में मिलती है, जाकर बिल्कुल आपको मिलती है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2 और 3 और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 71 नंबर प्रश्न बताइए। सूची 1 में बांध दिया और सूची 2 में आपका नदी दिया हुआ। बांध और नदी दिया हुआ, तो दुलहस्ती नदी मिलान करना है। दुलहस्ती नदी आपका किस में मिलान हो जाएगा? तो दुलहस्ती नदी आपका चिनाब नदी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो गांधी सागर किस नदी का बांध है? किस नदी पर आपको बांध बना हुआ है? तो ये आपका बना हुआ है, यहाँ रखिए, चंबल नदी पर। बताइए, उगाई बांध अगर किस नदी से संबंधित हो जाएगा? तो उगाई बांध आपका हो जाएगा ताप्ती नदी से, आपका इनका संबंधित हो जाएगा। तावा का आपका तावाक हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। 72 नंबर प्रश्न बताइएगा, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है? सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का पदाधिकारी है, तो ये आपका वित्त मंत्रालय है। कौन सा है? तो वित्त मंत्रालय है। तो निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थन नहीं था? भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थन नहीं था, कौन आपका नहीं थे? तो ये आपको देखिए, चरण सिंह जो है सो आपका भारत के में सरकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं थे, याद रखिएगा। बताइए, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है? भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है, तो जोत का आकार आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कौन सा होगा? 1 हेक्टेयर से कम हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 76 की ओर। तो निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। इन परिसंपत्तियों का तरलता के घटते क्रम में सही अनुक्रम है? क्या करना है? घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, ये आप लोग को याद रखिएगा। चलिए, घटते क्रम में करना है, तो बताइएगा। घटते क्रम में देखिए, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। पहला तो आपका हो जाएगा करेंसी, घटते क्रम में करना है। उसके बाद हो जाएगा बैंक के पास, ये आपका पहला हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा ये दूसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा बैंकों के पास मांग जमा। उसके बाद आपका हो जाएगा बैंकों के पास बचत खाता, याद रखिए, बचत खाता। उसके बाद आपका हो जाएगा बैंक के पास सर्वाधिक जमा, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। घटते क्रम में बोल रहा, तो 4 नंबर में करेंसी होगा। फिर उसके बाद आपका 2 नंबर में आपका हो जाएगा, 3 नंबर में हो जाएगा आपको बैंक। चलिए थोड़ा सा इसको आप लोग मिलान एक बार कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर हम बता दिए हैं, ये आप लोग को ध्यान रखिएगा। 77 नंबर प्रश्न होते हैं, भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है? भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है, तो आपका भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है, याद रखिएगा। अगला 78 नंबर प्रश्न बताइए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अवधि में की गई थी? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी?
किस अवधि में की गई थी? तो ये आपका छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी, ध्यान रखिएगा। बेरोजगारी दर और श्रम भागीदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। कौन सा कथन आपका सही है, याद रखिएगा। देखिए आपका त्रैमासिक श्रम बाजार संकेतक जारी होने पर शहरी बनाम ग्रामीण अंतर के आधार पर बेरोजगारी में उतार चढ़ाव का विश्लेषण अधिक सूक्ष्म हो सकता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। एक आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये आप लोग को बताना है। कौन सा कथन सही है, देखिएगा। देखिए, यह अप्रत्यक्ष कर है, जो कि बिल्कुल सही है। यह 1994-95 के अवधि में लागू किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, 2 और 3 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू कार्बन क्या है? तो ब्लू कार्बन आपका एक महासागरों में तटीय परिस्थिति तंत्रों द्वारा एक परिगृहित कार्बन है, याद रखिएगा। बताइए, लाइकेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है, ये आप लोग को बताना। लाइकेन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये आप लोग को बताना है। कौन सा कथन सही है, देखिएगा। आपका लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं, बिल्कुल सही है। लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहते हैं, ये भी कथन आपका बिल्कुल सत्य। ध्यान रखिए, दोनों कथन सही है, याद रखिएगा। 1 और 2 दोनों आपका लाइकेन के संदर्भ में सत्य हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषक स्तर में स्थानांतरित का पश्चात है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषक स्तर से अन्य पोषक स्तर में हस्तांतरण के पश्चात ध्यान रखिए, के पश्चात घटती है। क्या होता है? के पश्चात आपका घटती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 84 को निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए, एक में उच्च अक्षांशों की तुलना में नियंत्रण अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है, जो कि बिल्कुल सही है। पर्वतीय प्रवणताओं में उच्च उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपका ये भी सही है, याद रखिए। ऑप्शन में सी आपका राइट आंसर। माफ कीजिएगा भैया, थोड़ा सा यहाँ गाली गलौज नहीं कीजिएगा कमेंट में, थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो गया, क्योंकि वर्ड ऐसा आ गया तो मुँह में नहीं उलट रहा था। 85 नंबर प्रश्न बताइए, बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये आपका ध्यान रखिए 1929 में हुआ था। बिहार का सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या है, बताइए बिहार की सीमा से लगने वाला भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो आपका 3 राज्य के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो भारत सरकार के कपड़ा टेक्सटाइल मंत्रालय द्वारा मंजूरी प्राप्त के जितावारपुर गांव बिहार का पहला शिल्प ग्राम बनने जा रहा है। बिहार गांव किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? तो आपका मधुबनी जिले में आपका स्थित है। तो हाल में बिहार कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्माण के अनुसार संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर क्या कर दिया गया है? क्या कर दिया गया आधिकारिक तौर पर? तो आपका पटना जू कर दिया गया है। ध्यान में रखिए, क्या कर दिया? तो पटना जू कर दिया गया है। बताइए, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाते हैं। याद रखिएगा। 99% देखिए, 2 दिसंबर 2025 को किसे निर्विरोध रूप में 18वीं विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है, जो गया शहर टाउनशिप के लगातार 9वीं बार विधायक बने हैं। 9वीं बार विधायक बने हैं, तो आपको कौन बने? तो डॉक्टर प्रेम कुमार बने हैं, याद रखिएगा। तो 29 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के बापू सभागार में एपीकॉन 2026 का उद्घाटन किया है। यह एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया एपीआई का 81वां वार्षिक सम्मेलन था। इस वर्ष सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो इस सम्मेलन वर्ष का मुख्य विषय क्या था? तो मुख्य विषय आपका था चिकित्सा विज्ञान और मानवता। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो संथाल परगना क्षेत्र अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो आपका नीलखंड कहलाता था। ध्यान रखिएगा। देखिए, राजगीर स्थित बिहार का खेल अकादमी को हाल ही में एशियन हॉकी फेडरेशन द्वारा हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में मान्यता दी गई है।
इस संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है, कौन सा तथ्य सही है, तो याद रखिएगा। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, चलिए इसका आंसर आप लोग को सभी कमेंट बॉक्स में चलिए हमें बताते हैं। यह सम्मान पाने वाली यह भारत की पहली राज्य संचालित खेल अकादमी है, जो बिल्कुल सही। किसके बारे में बताना है आपको, राजगीर में जो देखिए राजगीर स्थित बिहार के खेल अकादमी को हाल ही में एशियन हॉकी फेडरेशन को हाल ही में सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस के रूप में मान्यता दी गई है। कौन सा कथन सही है, तो आपका तीनों कथन सही है, याद कर लीजिएगा। अगला बताइएगा, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो मुख्यतः आपका लकड़ी का बना था, याद रखिए। नई दिल्ली में यूशो भूमि में आयोजित भारत इलेक्ट्रॉनिक समिट 2026 किस राज्य को फोकस स्टेट के रूप में चुना गया, जहां पावरिंग बिहार के पहल के तहत राज्य का ऊर्जा सुधारकों को प्रदर्शित किया गया था, तो यह बिहार को चुना गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए इसका आंसर प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 97 नंबर प्रश्न बताइए, बिहार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। देखिए लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, तो आपको प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है, याद रखिएगा। निम्न राज्यों के राज्यसभा सीटों के आधार पर घटते क्रम में सजाइए। क्या बोल रहा है, राज्यों को राज्यसभा सीटों के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। घटते क्रम में पहला कर्नाटक हो जाएगा, उसका गुजरात, उसका उड़ीसा, उसके बाद केरल, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका घटते क्रम में बिल्कुल सही हो जाएगा। सहकारी सोसाइटियों के संबंधी संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, सहकारी सोसाइटियों संबंधी के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए किसी सहकारी सोसाइटी के निदेशक की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है, जो कि बिल्कुल आपका सही है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक आपका सही नहीं है, सॉरी। चलिए 100 नंबर प्रश्न है। 100 नंबर प्रश्न की खुशी में भी अभी आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 1 सेकंड के लिए टाइम दे देते हैं, 5 सेकंड के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो मज़ा नहीं आएगा भैया, थोड़ा सा प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना देर में तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी देते हैं भैया आप लोग। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 101 की ओर। संसद के लिए राष्ट्रपति का अधिकतम अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करते हैं, याद रखिएगा। भारत के संविधान का उद्देशिका है, भारत के संविधान की उद्देशिका क्या है, तो इनके उद्देशिका आपका है, कोई संविधान भाग है किंतु उसे अन्य सभी स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 103 के। भारत के उपराष्ट्रपति क्या भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद त्याग अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, याद रखिएगा, याद रखते हैं, ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिनिधित्व पदाधिकारी होते हैं, बिल्कुल आपका सही है। राष्ट्रपति के अनुपस्थित में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, बिल्कुल आपका सही है, एक तो सही है। तो उसके पास पद में संपन्न कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं है, किंतु वह राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, हालांकि होता है, तो बिल्कुल आपका सही है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चारों कथन आपका बिल्कुल सही है, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मौज मस्ती चलना चाहिए। 104 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का क्या करना है, चयन करना है कि एक में भारत का निर्वाचन आयोग का मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। देखिए 2 में आपका भारत का निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो पहले आता है उसे तक होगा, क्या हो जाएगा, पहले तक आता है तक होगा, बिल्कुल आपका सही है, 2 आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 105 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा आपका गलत है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा कथन आपका गलत है, कौन सा कथन गलत है बताइएगा। देखिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 का कौम है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बिल्कुल गलत है।
बाकी लोकसभा सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में बिल्कुल सही है। ग्रामों में कुटीर उद्योग का संवर्धन अनुच्छेद 43 में बिल्कुल सही है। दुधारू व बाघ पशुओं का वध का प्रतिरोध प्रतिषेध अनुच्छेद 48 बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में निम्न अनुसूचियों में से एक कौन सी एक राज्यों के नियमों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो ये भारतीय संविधान के निम्न में दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नियमों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है तो कब पहली देती है, ध्यान रखिएगा। तो भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रखा रखा जा सकता है? तो यहाँ पर अनुच्छेद 200 के तहत आपका जो है सो किसी विधेयक को आरक्षित रखा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रकाशन और नियंत्रण के लिए विशेष विशेष अपबंध है? तो आपका 5वीं में आपका जो है सो देखिए 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष अपबंध है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइएगा 109वां प्रश्न, यदि भारत के राष्ट्रपति संशोधित के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपने शक्तियों का किसी विधेयक राज्य का संबंध में प्रयोग करता है तो यदि भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा अपबंधित अपने शक्तियों का विशेष विशेष राज्य के अपबंध में प्रयोग करता है तो उस राज्य का विधानमंडल शक्तियों संसद द्वारा उनके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होगी, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 110वां प्रश्न होती है, हाल ही में ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल रूप से सुरक्षित करने के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय स्तर पर साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम इस सफेयर को किन संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है? बताइए किन संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है? तो आपका देखिए सीडैक और रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा पर लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। तो विश्व हेमोफीलिया दिवस 2026 का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन आपका सही है हम लोग को बताना किसके बारे में? विश्व हेमोफीलिया दिवस 2026 के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए यह दिवस हीमोफीलिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रति वर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। वर्ष 2026 के लिए इस दिवस का वैश्विक थीम डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप टू केयर निर्धारित की गई है, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों आपका सही है। तो गेहूं और धान की खेती के लिए वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त फॉर्म सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट 3.0 प्रशासन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? तो ये आपका देखिए आईसीटी लिमिटेड बनी है, याद रखिएगा। देखिए अप्रैल 2026 में देश के प्रमुख उद्योग संगठन फिक्की के नया महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए अप्रैल 2026 में देश के प्रमुख उद्योग संगठन फिक्की के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो अनंत स्वरूप को नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिए अनंत स्वरूप को नियुक्त किया गया है। बताइए हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य में आधिकारिक भाषा अध्यादेश 2026 को मंजूरी देकर अपनी प्रमुख जनजातीय भाषाओं को खासी और गारो को अंग्रेजी के समान पूर्ण आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो आपको मेघालय को किया गया है, याद रखिएगा। अगला 115वां प्रश्न बताइए, वन्य जीव संरक्षण और कनेक्टिविटी के संदर्भ में देश का पहला ट्रांस बाउंड्री टाइगर रिजर्व किन 3 राज्यों के वन क्षेत्रों को मिलाकर स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो वन्य जीव संरक्षण और कनेक्टिविटी के संदर्भ में देश का पहला ट्रांस बाउंड्री टाइगर रिजर्व किन 3 राज्यों वन क्षेत्रों को मिलाकर स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो ये आपका ध्यान रखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को मिलाकर आपका जो है क्षेत्र मिलाकर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। प्रश्न नंबर 116 किया, जो कि अप्रैल 2026 में राज्यसभा के नामित सदस्य हरिवंश को लगातार तीसरी बार सदन का उपसभापति चुना गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? तो ध्यान रखिए ये पद पर पहुंचने वाले सदन के इतिहास के पहले मनोनीत नामित सदस्य हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि हम क्वेश्चन तो पढ़वे करते हैं, उसके बाद आप लोग
आप लोग भी थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा। तो अप्रैल 2026 में भारत का दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस ने प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को अपना नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। देखिए किसको अपन नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था, देखिए कार्लोस अल्कराज को अब किया, ध्यान में रखिएगा। देखिए अप्रैल 2026 में भारत के दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस ने किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो वो कार्लोस अल्कराज को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए हैं। हाल ही में हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन द्वारा फिल्म कहानी लेखन और दक्षिणी एशियाई संस्कृति प्रतिनिधित्व में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2026 नामित किया गया। पर्सन नामित किया गया है, तो आपका सयानी गुप्ता को आपका जो है सो क्या पर्सनल ऑफ द ईयर 2026 से नामित किया गया है, धन्यवाद किसके, सयानी गुप्ता को। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना उद्योग प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा गठित एआई गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक्स ग्रुप के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, इनके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो आपका अश्वनी वैष्णव बनाए गए हैं, याद रखिएगा। भारत सरकार में कूटनीतिक नीति के बदलाव करते हुए प्रशासनिक अधिकारी के स्थान पर वरिष्ठ राजनीतिक नेता को बांग्लादेश में नया नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। बताइए भारत सरकार ने कूटनीतिक नीति में बदलाव करते हुए प्रशासनिक अधिकारी के स्थान पर किस वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं को बांग्लादेश में नया नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो नियुक्त किया गया धन्यवाद देखिए दिनेश त्रिपाठी को आपका नियुक्त किए गए हैं। 121वें प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली बड़ी निजी स्वर्ण खदान जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट मई 2026 में राष्ट्र को समर्पित की जाएगी। यह परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए अगला पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 122 के, रक्षा सहयोग के संदर्भ में हाल में भारत और रूस के बीच लागू हुआ रसोल रेलोस समझौता किससे संबंधित है। मतलब रक्षा सहयोग से संदर्भ में हाल में भारत और रूस के बीच लागू हुआ रेलोस समझौता किससे संबंधित है, रेलोस समझौता पर किससे संबंधित है, तो आपको देखिए शांति काल युद्ध काल में एक दूसरे को सैन्य अड्डों का लॉजिस्टिक उपयोग, ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 123वां प्रश्न बताइए, भुवनेश्वर उड़ीसा के पहली बार आयोजित राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है। बताइए आपका ये क्या बोल रहा प्रतियोगिता मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीते हैं, तो आपका साध्वी सतीश सैल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 124 की ओर। बताइए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई उच्च प्रदर्शनी कंप्यूटिंग को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2026 में भारत की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर चिप पैकेजिंग यूनिट का शिलान्यास कहाँ किया गया है, था भुवनेश्वर उड़ीसा में आपका किया गया है। बताइए शहरी परिवहन क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से किस वैश्विक शहर ने आधिकारिक तौर पर दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास दुनिया का पहला एयर टैक्सी स्टेशन शुरू किया है, एयर टैक्सी स्टेशन शुरू किया है, तो आपका किए हैं दुबई में, याद रखिएगा। अगला 126 में प्रश्न है, विश्व विरासत दिवस के अवसर पर सिंधु नदी के किनारे देश के पहले पेट्रोग्लिफ्स संपर्क पार्क के आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो आपका लद्दाख में रखी गई है। बताइए कृषि अनुसंधान और नेतृत्व क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु वर्ष 2024 से 2025 के लिए नोम्य प्रो MS स्वामीनाथन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किसे सम्मानित किया गया है, तो ये आपको डॉक्टर श्रीनिवास राव को आपको सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। बताइए केंद्रीय कैबिनेट द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 की अवधि को कब तक अपने विरासत करने की मंजूरी दी गई है। बताइए केंद्रीय कैबिनेट द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय की अवधि को कब तक के लिए विरासत करने की मंजूरी दी गई है, तो आपका मार्च 2028 तक दी गई है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजित लियासिस का लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। क्या स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजित लॉरियस अवार्ड लॉर्ड अरे यार एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा मेरा भाई जो है डिस्टर्ब कर देता है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजित
लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा सही सुमिलित है, ये आप लोग को बताना है। देखिए आपका एक में है सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज स्पेन, बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एरिना सवालेंका बेलारूस, बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ टीम पेरिस सेंट जर्मेन पीएसजी, बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा ऐसे तीनों आपका सही हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 अप्रैल 2026 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस का आधिकारिक थीम क्या था? 22 अप्रैल 2026 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस की आधारिक थीम क्या थी? तो आधारिक थीम जो है पावर ओवर पावर आवर प्लेनेट है, ओवर पावर आवर प्लेनेट है। तो धनी आबादी वाले एशियाई शहरों में तकनीकी आधारित सेल्फ स्टोरेज सेवाओं के माध्यम से स्थान प्रबंध के सतत विकास के लिए किसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यंग ग्लोबल लीडर 2026 के रूप में चुना गया है? तो आपका अर्थर आर्थर लॉ को चुना गया है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो किस देश ने हाल ही में ऐतिहासिक तंबाकू नियंत्रण कानून पारित कर 1 जनवरी 2009 को जन्मे लोगों के लिए जीवन भर तंबाकू उत्पादकों की खरीद पर पूर्ण कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो किस पर लगाया? यूनाइटेड किंगडम यूके में आपका लगाया गया है। द लंदन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित वर्ल्ड क्लाइमेट लीडर कॉन्क्लेव 2026 में पर्यावरण संरक्षण में ग्रीन इंडिया चैलेंज के लिए किस ग्लोबल ग्रीन आइकॉन सम्मान से नवाजा गया है? तो आपका देखिए किसे नवाजा गया है? तो जोगिनपल्ली संतोष कुमार को आपका जो है नवाजा गया है। 134 नंबर प्रश्न बताइएगा, अप्रैल मई 2026 में कोलंबिया में आयोजित 38वें बोगाटा इंटरनेशनल बुक फेयर किस देश को विशिष्ट अतिथि देश यानी कि गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल किया गया है? गेस्ट ऑफ ऑनर में किसे आपका शामिल किया गया है? तो आपको भारत को जो है शामिल किया गया है। बताइए, चलिए इसका आंसर प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 136 की ओर। तो सॉफ्टवेयर में आईटीआई सेवा सॉफ्टवेयर और आईटी सेवा कंपनियों के राष्ट्रीय संगठन नैसकॉम में वर्ष 2026-27 के लिए किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो आपको श्रीकांत वेलमकन्नी को आपका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बताइएगा, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भारत के 12वें मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके किस व्यक्ति को हाल ही में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किस व्यक्ति को नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो अशोक कुमार लाहिड़ी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। अगला 34वां प्रश्न बताइए, अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ प्रतियोगिता सिंगापुर ओपन 2026 में एशियन टूर खिताब एयर टू वायर जीत दर्ज करने से अपना नाम अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ प्रतियोगिता सिंगापुर ओपन 2026 एशियन टूर का खिताब वाटर टू वायर जीत दर्ज कर अपने नाम किया है, अपने नाम किए हैं। तो अपने नाम क्या किए हैं? तो आपका देखिए जियो गोबू हाय दक्षिण कोरिया का पर किए हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 139वां प्रश्न बताइएगा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में किस विषय को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों का मौलिक अधिकार घोषित किया है? मौलिक अधिकार घोषित किया है तो आपका सुरक्षित आवागमन और सड़क सुरक्षा में जो है मौलिक अधिकार घोषित किए हैं। तो 40वां प्रश्न बताइएगा। देखिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बताइए, फ्रांस में बोर्डो में आयोजित 15वें यूरोपीय बालिका गणित ओलंपियाड में भारत का पहला ऐतिहासिक स्वर्ण पदक किसने जीता है? पहला स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? तो का श्रेया शांतनु धुमड़ा जीते हैं, ध्यान रखिए धुंधड़ा जीते हैं। यहाँ से आपको मैथ आएगा भैया, मैथ को आप लोगों को खुद सॉल्व करना पड़ेगा, इसका आंसर हम बता देंगे, ध्यान रखिएगा। 142 नंबर का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 143 का आपका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन देख लीजिए। 143 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 144 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो 144 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 145 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 146 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 147 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 148 का सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? तो 148 का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 149 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 150 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये
चलिए भैया सेट हो गया खत्म। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सेट देखेंगे, सेट नंबर 7 देखेंगे हम लोग कल। थैंक यू सो मच। MUCH।